और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्ञानी जगतार सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। अमृतसर में ज्ञानी जगतार सिंह को अंतिम विदाई दी गई। गोल्डन टेंपल के मुख्य ग्रंथी रह चुके थे जगतार सिंह। अमृतसर में ज्ञानी जगतार सिंह को अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी ने भी जताया दुख। उनके निधन के मौके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। अमृतसर में ज्ञानी जगतार सिंह को अंतिम विदाई दी गई। गोल्डन टेंपल के मुख्य ग्रंथी रह चुके थे जगतार सिंह। जगतार सिंह के निधन के मौके पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। गोल्डन टेंपल के मुख्य ग्रंथी रहे जगतार सिंह, ज्ञानी जगतार सिंह, जिनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। अमृतसर में ज्ञानी जगतार सिंह को अंतिम विदाई दी गई। तो देखिए, गोल्डन टेंपल के मुख्य ग्रंथी रहे वो, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन के मौके पर पीएम मोदी ने भी अपना दुख जाहिर किया। ने क्या कुछ कहा? मुझे नहीं पता कि मुझे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर पहले बताते हैं कि नंबर नहीं है और उसके बाद में थोड़ी देर में रास्ता देते हैं। मैं समय पर नहीं पहुंचा हूं, इसके लिए या तो षड्यंत्र है या पुलिस का ये सारा तंत्र निकम्मा और नाकाम है। तो देखिए, ले देखकर प्रशासन के ऊपर ठीकरा फूटता हुआ नजर आ रहा है। वीएचपी संगठन भी कह रहा है कि अगर कुछ भी हुआ गलत तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसके अलावा दोनों पक्षों की ओर से ही ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन कल तक की अगर बात करते हैं, जब अक्षय मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि अमन शांति है, भाईचारा बरकरार है और हमें उम्मीद है कि शांति व्यवस्था बहाल रहेगी। लेकिन इस बीच देखिए, नूह में पुलिस पर हमला हुआ, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव हुआ, आरोपी के परिवार पर फायरिंग के आरोप हैं। नूह में पुलिस पर भी हमला हुआ, आरोपी के परिवार पर फायरिंग का आरोप है। इरशाद को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन उसी दौरान में पुलिस के ऊपर भी फायरिंग होनी शुरू हो गई। नूह में इस वक्त कोई ढील नहीं है, धारा 44 लागू कर दी गई है। चाहे पलवल हो, चाहे सोनीपत हो, इन इलाकों के अंदर फिलहाल बड़ी तरीके से किलाबंदी की गई है ताकि कोई भी चूक ना हो पाए और कोई भी किसी भी तरह से माहौल को खराब ना कर पाए। तो ऐसे में आप जरा ये भी जान लीजिए कि जिस नल्हड़ मंदिर में जल अभिषेक की जिद वीएचपी के नेताओं ने ठानी, अब 11 लोगों को इजाजत दी गई है। हालांकि इलाके में 144 धारा लागू है और सोमवार तक एक क्षेत्र में 4 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। धारा 144 दरअसल यही कहती है कि 2 से 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में 1.5 किलोमीटर क्षेत्र तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसी मंदिर पर शोभा यात्रा के दौरान 31 जुलाई को हिंसा फैली थी और आज यहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले अपनी आईडी दिखानी पड़ रही है। एंट्री भी आईडी के जरिए ही हो रही है, यानी यूं ही नहीं कि आप पहुंच गए और आपको एंट्री मिल गई। पहले आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद आपको वहां मंदिर में एंट्री मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एसपी जिंदल प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र धूल हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस, हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में अध्यक्ष हिंदू महासभा, संजय मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। एसपी जिंदल के साथ में शुरुआत करते हुए, एसपी जिंदल, वीएचपी के नेता तो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब हम तो जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि अब तो 11 लोगों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्या ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है? भावनात्मक ये लोगों का जुड़ाव है, जिद है, क्या है ये कि सरकार की हालत खराब कर दी है? देखिए पूजा जी, सरकार ने नूह के अंदर दोबारा किसी प्रकार का कोई दंगा ना भड़के, इसके लिए पूर्ण इंतजाम हमने कर रखे हैं। बकायदा 3 दिनों से वहां पे जो नेट सर्विस है, इंटरनेट है, उसको बंद कर दिया गया है आज रात 12 बजे तक। और हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स या और भी जो भी केंद्र की एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, हमने वहां पे पूरी तरह से तैनात कर दी है। और अभी आप ही ने बताया, आप के पास बात आ भी गई है कि पूरे क्षेत्र की किलाबंदी कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां पे प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, जैसे कि सावन का आज अंतिम सोमवार तो क्या है, इस बार भी जिंदल साहब, इस बार भी सरकार के पास में इनपुट्स थे? इंटेलिजेंस की ओर से क्या इनपुट दिए गए कि फिर से नूह का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए पूजा जी, मैंने आपको बताया पिछली 31 जुलाई को जो नूह के अंदर दंगे हुए थे, उसकी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस प्रकार के दंगे दोबारा ना भड़के, समाज में
जातिवाद, धर्म विरोध का किसी प्रकार का दुष्प्रचार ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने पूर्णतः अपना पूरा इंतजाम किया रविंद्र हुआ है। ढिल साहब, ठीक है, सरकार कह रही है कि पूरा इंतजाम किया है और इस बार कोई भी मुंह में आग नहीं लगा पाएगा, ना वहां के भाईचारे में और ना वहां के माहौल में। देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार का इंतजाम की बात कर रहे हैं वो पुख्ता उसको माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लैक्सिटी रही है उस समय पर, चाहे आज के दिन में लगाइए कि जिस कमिश्नर ने उस समय पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करी, उनको ट्रांसफर करके नए कमिश्नर को ले आए, एसपी ने आप लेकर के आ गए हैं, उसके बावजूद भी है जो चीजें वहां पर उस प्रकार से नॉर्मलाइज होने का जो प्रयास हो रहा है वो नहीं है। अब भड़काऊ भाषण एक तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच वाले जो है, मेरे पास में 17 से 18 कंप्लेंट है इस समय पर हेट स्पीच की, अलग अलग जिले के अंदर जो गई हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो इस प्रकार की जो चीजें हैं, और ऊपर से जो है इस प्रकार की एक बिल्कुल पास में एक पंचायत होने दी गई, जिस पंचायत के अंदर भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ बातें की गई, तो भड़काने का जो प्रयास लगातार जब हो रहा है, तो ऐसे में चीजों को शांत रखने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के एफर्ट सरकार को करने चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ कि सरकार के जो नेतागण है, तो क्या सिर्फ आप एक तरफा लोगों को इसके लिए दोषी मानते हैं? नहीं तो रविंद्र ढिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हेट स्पीच की बात आप करें, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक तरफा लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, हेट स्पीच के बारे में मैंने ना ये नहीं कहा कि भाई दोनों तरफ से नहीं हुई। मैंने कहा है कि कम से कम मेरे पास 17-18 कंप्लेंट्स हैं जो कि अलग अलग हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिले के अंदर दी गई हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने उनके बारे में ये नहीं कहा कि किसने दी है, किसके खिलाफ दी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि जो यदि मैं कहता हूं कि कानून व्यवस्था संभालने की जब बात आती है, हमारे होम मिनिस्टर जो हरियाणा के होम मिनिस्टर ही कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। जिस दिन ये दंगा हुआ था वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, पलवल के डीसी को नहीं पता था। इस प्रकार की लापरवाही की जो है अपेक्षा सरकार से नहीं होती। पहली बार में आप कहते हैं कि यात्रा को हम परमिट करेंगे, जवाब जल्दी से इस बात का जवाब जल्दी से बीजेपी प्रवक्ता देंगे इस बात का जवाब, मुझे बाकी लोगों की तरफ जाना है। देखिए पूजा जी, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। पहली बात इन्होंने कही कि वहां के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तबादला इस बात का समाधान है? और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, असल में ये तथ्यों से दूर हटकर बात करते हैं। जो नूह के अंदर दंगा भड़का है, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस की देन है। विधानसभा के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। जो मामन खान जी ने बयान दिया है, उस बयान के ऊपर यह नूह का जो दंगा है, ये सारा का सारा जो श्रेय है, जो दोषी लोग हैं, मैं अगर ये कहूं कि कांग्रेस के लोग हैं, तो शायद मेरा कहना यह गलत नहीं होगा। और आप देख सकते हो, जल्दी से, आपके विधायक पर भी तो आरोप लगे, आपके विधायक ने भी तो माफी मांगी। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे विधायक ने जो बात कही ऑन द स्पॉट जब कही, भड़काए जो बात जिस व्यक्ति के तो गलत थी कि सही थी बात? जल्दी से, बात सही थी कि गलत? उस व्यक्ति को जिनको सरकारी जो है बना करके बात सही थी कि गलत? ये रख रहे हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ की गई थी, किसी कम्युनिटी या किसी गलत थी ना बात गलत थी कि नहीं? अरे वो व्यक्ति गलत है, बात सही या गलत? प्यारे के खिलाफ बात की गई है। आप ये कह रहे हैं कि जहर को जहर से काटेंगे? आप जब एक जनप्रतिनिधि होते हैं तो आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं, यही गलत है। जनप्रतिनिधि जब आप होते हैं तो आपको बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, क्योंकि आपकी बात का बड़ा असर पड़ता है। स्वामी चक्रपाणी महाराज क्यों जिद पर अड़े हैं इस बार वीएचपी के लोग? क्यों चाहिए कि वहीं पर जाकर हमें शोभा यात्रा निकालिए, ब्रजमंडल यात्रा हम निकाल के रहेंगे? क्यों ऐसी जिद पर अड़े हैं? ये तो ईगो वाली बात नहीं हो गई क्या? तो ईगो किसकी तरफ से? जी, एक तो आपको और आपके दर्शकों को आज श्रावण की अंतिम सोमवारी है, सोमवार है, बहुत बहुत हम धन्यवाद और हर हर महादेव करते हैं और सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। देखिए, ये श्रावण का मास बहुत पवित्र होता है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले हर एक सनातन धर्मी उनको जल चढ़ाता है, पूजन करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, पिछली बार जो यात्रा जा रही थी उसमें कई लोगों ने दोनों तरफ से बयानबाजी जो भी हुआ उस पर सरकार तो कार्रवाई की है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक धार्मिक यात्रा को रोक दो। ऐसे वहां पे छावनी बना दिया गया है, जैसे लग रहा है कि वो भारत का हिस्सा नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जबकि वो द्रोणाचार्य का स्थान है, नगरी है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं पे जिस प्रकार से कड़ाई की जा रही है,
हमें नहीं लगता कि इतना तो कठिनाई तो शायद अमरनाथ यात्रा, और हम तो कैलाश मानसरोवर भी गए, वहां भी उतनी नहीं होती। ये क्या तरीका है? अरे कम से कम आप जो उन्होंने अपराध किया उनको आपने डाल दिया जेल में, उन पे कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन इतना भी जिहादी मानसिकता के लोगों से डरने की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आपको पुलिस में विश्वास नहीं है, या अभी तक वहां पे पाकिस्तानी छिपे हुए हैं? कम से कम आप जो है उनको रोका जाना चाहिए, न कि हमारी धार्मिक यात्रा रोके जाने चाहिए। लोगों को जानने का धर्म, यहाँ पे अगर जो पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? कहाँ करेंगे जा करके? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो आ रहा है छन करके। और 11 लोगों का प्रतिनिधि है, तो कहता हूं कि 11,000 लोगों को जाने का सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। सब लोग जो जाए जलाभिषेक करे, जितने आप रोकेंगे उतना ही ज्यादा इशू बनेगा। वहां पे 144 की मतलब ही नहीं बनता था। मतलब वहां के जो अराजक तत्व है उन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, उनको उनके घरों में दबोचने की आवश्यकता थी घरों से। लेकिन दबोचा किसको जा रहा है? जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हिंदू जो धार्मिक लोग हैं। तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं असफलता है, ये ठीक बात नहीं है। कार्रवाई जो उन लोगों ने ऐसे, जब यात्रा पहली वाली गई थी उस पर ऐसे गोलियां चला रहे थे जैसे लग रहा था कि वो पाकिस्तान के आतंकी है जो छुपे हैं चारों तरफ से, पहाड़ों से गोलियां चल रही है, पूरे दिन भर तक चलता रहा, 2 दिन तक। तो ये तो कोई बात, कार्रवाई तो उनपे होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इधर से जिन लोगों ने बदजुबानी किया उनपे भी कार्रवाई हुई, उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन इसका मतलब है कि आप धार्मिक यात्रा को रोक दो, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और अब अगर रुक जाए प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और उसके बाद में वो द्रोणाचार्य की नगरी और वहां पे कोई भगवान शिव का जलाभिषेक आज सोमवार को, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता लेंगे। लेकिन एक बार जरा हाफिज गुलाम साहब का रुख कर लेती हूँ। हाफिज गुलाम साहब, जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर से एक बार भाईचारा कायम करने की जरूरत है। यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही अगर हिंदुओं को अपने मंदिर जाने की इजाजत लेनी पड़े तो फिर कहां जाएं वो? नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने अपने बातों में 2-3-4 बार पाकिस्तान का नाम लिया है, और गोली, पिस्तौल, पत्थर सबका नाम लिया है। मैं फिर कह दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की, शब्द जिन लोगों ने, लेकिन ये स्पेशली कहते हैं कि फलाने ही किया, ये मोहर भी यही लगा देते हैं, वहीं जाके मामला बिगड़ता। सीधी सी बात है, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने गाली गलौज किया। साहब, अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा, लेकिन जरा ये बताइए कि पाकिस्तान से आपको प्यार तो नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान से प्यार जिनको होगा वही तो नाम ले रहे हैं बार बार, और निसंदेह वो पाकिस्तानी थे जो गोली चला रहे थे, जिनकी तस्वीरें वायरल हुई है। क्यों एतराज हुआ आपको जी? फिर अगर ये उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं तो फिर आपको एतराज क्यों? अगर आप खुद भी मानते हैं कि जो ऐसा करे वो पाकिस्तानी, तो फिर इनकी बात पर क्यों? मैं तो कह रहा हूं, लेकिन इनकी मंशा भी मैं बता रहा हूं ना, ये पाकिस्तानी भी बोलते हैं, बाद में उसको मुसलमान कह देते। वो सारे लोग जो अशोभा यात्रा, महाराज जी, शोभा का मतलब होता है शोभा। तो मैंने एक बार भी नहीं बोला शोभा का मतलब, जिहादी मैंने बोला भाई, सुन लिया जाए महाराज। शोभा का मतलब होता है शोभा, अशोभा नहीं। और मैं 31 जुलाई के उस तमाम घटना की न केवल निंदा करता हूं, बल्कि आज भी जो यात्रा पर रोक लगाई गई, मैं उसका भी निंदक हूं। मैं चाहता हूं यात्रा धूमधाम से हो, सारे लोग। सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, सौहार्द का क्या मतलब? आपने बस में बैठाया कैदी की तरह और जलाभिषेक करवा दिया, इसको यात्रा आप कैसे कह रहे हैं? ये तो यात्रा है ही नहीं। यात्रा बिल्कुल होनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए, उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन महाराज जी, आपको भी और आप जैसे तमाम जिम्मेदारों को भी उन तत्वों पर भी नजर रखनी चाहिए जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों से उस पूरे नूह परिक्षेत्र में लगातार कथित तौर पर गौरक्षा के नाम पर, न जाने किन किन चीजों के नाम पर लगातार वातावरण को खराब करने का काम किया है। सरकार से जो विनती आप कर रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं, आपको इतनी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं थी। अगर 31 जुलाई को सतर्कता बरती। हाफिज गुलाम साहब, इसमें तो करे कोई और भरे कोई। जो कह रहा था वो तो ठीक ठाक है ना, जान गए किसी और की, फंसे वहां पर कोई और, यही दुर्भाग्य है। तो अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को उकसाया गया, तो उकसाने के बाद जो लोग बेगुनाह हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं, उनको कैद कर लेना या फिर उन पर हमले बोलना शुरू कर देना। अरे कितने न जाने लोगों का वहां नुकसान हो गया, हजारों करोड़ का। लोग पाई पाई जोड़कर घर बनाते हैं, चला गया, सब जल गया, जिससे रोजी रोटी आ रही थी। मैंने जाकर देखा वहां पर लोगों का दर्द। मजबूरन कुछ कर नहीं सकते, सरकार से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन जो कसूरवार हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। उनका क्या कसूर था? ये गैंग, मैं यही तो कह रहा हूं, ये गैंग
जिसका ऑडियो वायरल हुआ, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एसपी ने स्वीकार किया कि ये तस्कर नहीं है, ये गुंडे हैं। अरे दुश्मनी और बदला किसी ये और से क्यों गौरक्षक लेना? नहीं है, ये गुंडे हैं। और ये जो उसके दंगा बावजूद उन पर कार्रवाई न होना, जिन्होंने गोलियां आप चलाई प्रोवोक पहाड़ कर पर रहे हैं चढ़कर, ये किसी कौन को। थे? हाफिज गुलाम साहब, उनके बारे में भी तो बात कीजिए, नहीं, जिन्होंने जुनैद और बेकसूरों को, महिलाओं को, बच्चों नासिर को, के हत्या मैं में उस नल्हड़ संलिप्त मंदिर पूरी में गई तरह थी। से हाफिज वो साहब, कथित गौरक्षक जो के हाफिज साहब, मैं हफ्ता उस मंदिर वसूली में गई करता थी, है, उस नल्हड़ जो मंदिर में तरह मैं तरह गई के थी। हथियार मेरी लहराता रूह कांप है, गई थी वहां पर पहले उस पूरे हरियाणा के पूरे सरकार वाक्य को को उस सुनने पर के बाद। कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो जब आप निरंकुश छोड़ देंगे ऐसे गैंग को, संजय मिश्रा, तो यही हो रहा। संजय मिश्रा, ये तो ये हुआ कि जहां तक मुझे अच्छा लग रहा है मैं सिर्फ उस बात का समर्थन करूंगा, और उसके बाद में जो 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 बातें मेरे को अच्छी लग रही मैं उनको कह दूंगा नहीं नहीं इनको हटाओ, तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, देखिए ऐसा है, मैं आ रही हूँ साहब जो चक्रपाणी बात महाराज कर जी, रहे संजय हैं, मिश्रा को एक बार शामिल कर लो। संजय मिश्रा जी जी पूजा जी, मैं ये कह रहा था कि चक्रपाणी महाराज जी हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका, आपका भी मैं देखता हूँ, गरीबों पीड़ितों और उसकी बात आप भी बहुत मजबूती से उठाती हैं। नूह में जो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाथ में बम का गोला और दूसरे हाथ में उसे जल का लेकर के उसे बुझाने का प्रयास ऐसा हरियाणा सरकार कर रही है। यानी एक तरीके से, एक तरफ से तो आप कह रहे हो कि ठीक है ये काम को करो, यानी आप उसे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हो। हरियाणा की पूरी ताकत लगा दी गई है कि इसलिए कि वहाँ दंगा फसाद नहीं हो। क्यों भाई, 9 साल से आप बैठे हैं, ऐसा माहौल क्यों बना? और मैं समझता हूँ चक्रपाणी जी शायद सहमत होंगे इस बात से लेकर के। वो मैं सिर्फ हरियाणा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या वो बिहार हो, बंगाल हो या उड़ीसा, कहीं की भी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके राज्य में शांति बहाल हो, सारे लोग भाईचारे के साथ रहें। ये सभी सरकारों की दायित्व है। सरकारों का दायित्व ये नहीं है कि आप एक तरफ से आग लगा दें। जो भी 31 तारीख को नूह में हुआ पूजा जी, आप उसे देखिए कि वहाँ के एसपी छुट्टी पे, वहाँ के जितने टॉप अधिकारी हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, वो भी एक दिन पहले। चलिए चर्चा पर लौट रहे हैं वापस, जो हमारा आज का विषय है नूह में हुई हिंसा, और उसके बाद वीएचपी द्वारा जो जिद ठान ली गई कि हम तो वहां ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे ही। हालांकि 11 लोगों को इजाजत दी गई है कि वो नल्हड़ मंदिर में जाकर भगवान शिव का महाभिषेक कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें। एसपी जिंदल प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र ढुलसा प्रवक्ता कांग्रेस, हाफिज गुलाम साहब सर्वर हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में हैं, संजय मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त है। अब बीजेपी की प्रवक्ता का रुख करते हुए, आपके पास तो बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे स्कॉलर हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु, सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि तो पूर्ण तौर पर सरकार की अपनी असफलता है। जिंदल साहब। पूजा जी देखिए, डिबेट में ब्रेक से पहले जैसे संजय मिश्रा जी ने एक चर्चा की, एक जिक्र किया, मैं इनके बयान की पूरी तरह से जमकर आलोचना करता हूं। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि एक जिस प्रकार का इन्होंने बयान दिया है, जो चर्चा की है, वो एक राजनीतिक विश्लेषक की न होकर ये एक विरोधी प्रवक्ता दल की, मैं इनको उस बात से सहमत हूं कि विरोधी प्रवक्ता हो सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकते। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया हमारी सरकार के ऊपर कि नूह दंगों के अंदर हरियाणा सरकार दोषी है। मैं इनको कहना चाहता हूं, संजय जी, मिश्रा साहब, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी पूर्णतः हरियाणा सरकार की है, जो हमने ले रखी है, और पूर्णतः इंतजाम उसके कर रखे हैं हम। अब मैं बात करता हूं कि मेरे से पहले जो हाफिज गुलाम जी ने बात कही है, उनकी कुछ बात से तो मैं सहमत हूं कि हिंदुओं को बस के माध्यम से शोभा यात्रा में जाने देना चाहिए, लेकिन वो कितने हद तक सही है, इनकी नीयत कहां तक सही है? नहीं सर, उस बस पर के भी एक माध्यम से संज्ञा- नहीं, पैदल पद यात्रा होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आपने गलत किया जो बस से भेजा है। एक हाफिज महीने जी, में आप कह रहे हैं हाँ। हरियाणा सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो किस सरकार को कटघरे में लाया जाए सर, आप बताइए। हाफिज जी, 1 महीने हो गए इस घटना को, जो सुनिए दुखद मेरी बात घटना, को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, किस देश के अंदर, किस विदेश के अंदर, किस राज्य के अंदर, किस जिले के अंदर ये पता होता है कि आज इस प्रकार की घटना होगी, उसके बाद आप कैसे हमारी सरकार पर पता ना होने लगा को ही सकते सर हो? विफलता हरियाणा कहते हैं सरकार ने सर। तो सभी धर्मों, सुनिए मेरी बात, आप प्रवक्ता हरियाणा इतनी सरकार बड़ी ने पार्टी के हैं, धर्म, पता ना सभी होना धर्मों ही का विफलता सम्मान है। करते हुए जितना अधिकार हिंदू धर्म को है, उतना ही सम्मान हमने मुस्लिम समुदाय को दिया है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन कि एक नहीं, सेकंड, आपने चक्रपाणी दिया है तो महाराज- मैं ताली बजा रहा हूं, भारत का संविधान भी देता है। चक्रपाणी महाराज एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू यहाँ मंदिर में जाकर नहीं करेगा जलाभिषेक तो फिर कहां जाएगा? जी, हिंदू पूजा जी, बाहुल्य है ये भारत,
उसके बाद हिंदुओं को ही अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है और उनको एक शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, तो फिर वो किस बात के हिंदुस्तान में रह रहे हैं? ये सवाल चक्रपाणी महाराज का है आपसे। देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने जो कहा, उनकी मैं भावनाओं को सम्मान करता हूं। ये हो सकता है कि मेरी भी भावना है जो वो किसी और तरीके से जुड़ी हो, लेकिन सरकार का नजरिया और संगठन का नजरिया, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना, वो भी एक सरकार की जिम्मेवारी होती है। मैं पूर्णतः स्वामी जी की बात से इस प्रकार से सहमत हूं, क्योंकि जो 31 जुलाई को यात्रा निकाली जा रही थी, वो पूर्णतः अखंडित हो गई। उस यात्रा का कोई लाभ नहीं होता, और इस प्रकार से हिंदू जो हमारे भाई हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका ये अधिकार है कि उस यात्रा को पूर्ण रूप से उसका पालन करे और उस यात्रा का भागीदारी बने। एक चीज और बताइए, तो ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया कि ऐसा कुछ ना हो जाए, या फिर सरकार के पास में ऐसे इनपुट थे कि अभी भी कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर पहले से उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ लिया गया? देखिए पूजा जी, दोबारा से इस प्रकार की घटना ना हो, नूह के अंदर हमने लगभग 300 से अधिक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं। किसी भी घटना से निपटने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ता है। जहां तक स्वामी जी का सवाल है, सरकार ने हिंदू धर्म की भावनाओं को देखते हुए बोले गुलाम सरवर साहब, कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। मैं समझता हूं कांग्रेस वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कर रहे हैं 300 मजिस्ट्रेट को आपने नियुक्त किया है, न जाने कितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हरियाणा पुलिस है। आप ये नहीं मान रहे हैं कि 31 जुलाई को आपको इनपुट नहीं मिला या मिला, आप फेल हुए। सरकार की विफलता स्वीकार क्यों नहीं करते? आप मेंटेन कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू घुमा रहे हैं। आप कहिए कि 31 जुलाई को हरियाणा सरकार फेल हो गई, नहीं खबर मिली हमको, इतनी बड़ी तैयारी हो रही। 3 दिनों पहले से सोशल मीडिया पर वार चल रहा था और इंटेलिजेंस आपकी सोई हुई थी। दोनों तरफ से उल्टे पुल्टी बातें लिखी जा रही थी, आओगे देख लूंगा, निमट लूंगा, ये मुस्लिम पक्ष लिख रहा था। मैं कह तो रहा हूं इस बात को, और आप कह रहे हैं कि अब हमने किया है। अब जो आपने किया इस पर भी आपत्ति हमें है सर। ये क्या किया आपने? छावनी में आपने तब्दील कर दिया, आपने यात्रा नहीं कराया, आपने सामाजिक सौहार्द। मैं एक मिनट पूजा जी, एक मिनट, सामाजिक सौहार्द इसको कहेंगे क्या? बस में भर के ले जा रहे हैं। पुलिस को अगर इतनी ज्यादा वहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है, तो चाहे हो सकता है कि इनकी मजबूरी हो, कुछ ना कह पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब तो साफ है ना कि वहां पर नूह के लोग नहीं चाहते कि वहां पर शोभा यात्रा निकले, या सरकार नहीं चाहती शोभा यात्रा निकले। बताइए, कुछ तो गड़बड़ है ना कि सरकार वहां पर मंजूरी नहीं दे रही। ऐसे में तो जो वहां पर हमारे मुस्लिम भाई थे, उनको भी बढ़ चढ़कर कहना चाहिए था, सरकार के सामने डेलीगेशन आता और बात करता कि अरे आप क्यों रोक रहे हैं भाई, हमारा भाईचारा बरकरार है, आप निकलने दीजिए ना। यही बात कह रहा हूं। जो लोग दूषित थे उन्होंने उस दिन ब्रजमंडल यात्रा को दूषित करने का काम किया, लेकिन आज हम लोग खड़े हैं, मैं हूं चौकीदार, मैं बनूंगा अपने हिंदू भाइयों की इस ब्रजमंडल यात्रा का चौकीदार। क्यों नहीं बढ़कर आए लोग, क्यों नहीं आए गुलाम सरवर साहब? मेरा सवाल सरकार से, एक महीने में आप मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत सके। हम लोगों ने अपील की है, हम लोगों ने अपील की है। इन्होंने 3 गलती की हरियाणा सरकार ने। पहली गलती, जब 31 जुलाई को प्रस्तावित जो ब्रिजमंडल ये माने शोभा यात्रा था, उससे 3 दिन पहले से सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 31 जुलाई को आप होमगार्ड को लगाते हैं, एसपी साहब छुट्टी पर रहते हैं, कोई पुलिस की व्यवस्था आपके पास नहीं है, पत्थरबाजी और गोली और बंदूक और बम हो गया। उसके बाद फिर गलती, फिर वन साइडेड कार्रवाई, बुलडोजर वन साइडेड, मोनू मानेसर पर कार्रवाई नहीं। उसके बाद अब जब प्रस्तावित यात्रा था, इसके लिए भी वातावरण नहीं बनाया आपने। हम चाहते थे कम से कम ये मुद्दा अब समाप्त होता, सौहार्दपूर्ण यात्रा निकलता, सारे लोग बम बम भोले का नारा लगा के जाते, तब ना हम समझते। लेकिन सर गुलाम सरवर साहब, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि अगर ऐसा होता तो फिर यह कह दिया जाता कि देखिए सरकार एक तरफा सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, मुसलमानों का तो शोषण हो रहा है, तो फिर ये आप जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, फिर ये बात आप ही बैठ के नहीं कर रहे होते यहाँ पर? नहीं, मैं कई दिन से कह रहा हूं कि 2 बातें सरकार को करनी है।
आर या पार, या तो बिल्कुल ये ड्रामा नहीं होने दूंगा कुछ भी, और जो धार्मिक कार्य है वो होगा। उसके लिए आपको, आपके पास लोग हैं, हर थाना शांति समिति बनाए हुए है, हर थाने में 100 हिंदू मुसलमान बैठे हुए हैं, वो आप निकलने नहीं दे रहे हैं उनको, सड़क पर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए लोग वहां तैयार नहीं है। संजय जी आर्य, चक्रपाणी महाराज। पूजा जी, एक तो आप मुझे मौका नहीं दे रही हैं, सरवर साहब को भी बोलने का मौका आप दे थे, रही हैं। आप थे नहीं हमारे साथ, चक्रपाणी महाराज जी, आपका मूल संपर्क टूट गया विषय था। पूजा जी मूल विषय यह है, अभी हम माननीय बीजेपी प्रवक्ता का सुन रहा था, उन्होंने कहा जितना में हिंदुओं का ध्यान है उतना ही मुसलमानों का ध्यान है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मुसलमानों का ज्यादा ध्यान है। जो दंगा हुआ पिछली बार, जो हमला हुआ, उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने इमामों का 5,000 रुपया वेतन बढ़ा दिया था और वहां पे सम्मानित भी हुए थे मुख्यमंत्री जी। उसके बावजूद भी वो जो वेतन लेने वाले हैं वो ईंटे पत्थर गोलियां बरसा रहे थे। सवाल, और अभी भी मानने को तैयार नहीं, यानी कि हिंदुओं पे अत्याचार। हमारे पुजारियों को तो 2 रुपए मिलते नहीं, आर्थिक इतनी विपन्नता हो गई मंदिरों के और आश्रमों की, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, और इमामों को ही मिलता है चाहे कोई भी आता है। दूसरी बात, हमें चाहते चलो इमामों को मिले, कम से कम पुजारी और संतों पे भी ध्यान दो भाई। दूसरी बात, हमारी यात्रा भी नहीं होने दिया जाता है ढंग से। क्या तो 11 लोग जाएंगे, अच्छा मतलब कि आने वाले कल में तो हर मंदिरों में इसी तरह हो जाए भाई, नहीं भीड़ ज्यादा है, 11 लोग जाकर के दर्द वो कर लो, जल चढ़ा दो, ये क्या मतलब बनता है भाई? ये हरियाणा कहाँ है? हरियाणा पाकिस्तान के एरिया में है कि तालिबानी एरिया में है? कहाँ पे है कि जो आपसे संभल नहीं पा रहा? तो इसलिए बहुत ही ये बचकानी बातें हैं। सरकार को वहां सख्ती से वो करना चाहिए, और जो अमन पसंद लोग हैं, जो हमारे सरवर साहब जैसे लोग हो, वहां पे आगे बढ़ना चाहिए। और जो धार्मिक लोग हैं उन पे फूल माला चढ़ाओ भाई, उनको स्वागत करो, तभी भाईचारा होगा। भाईचारा कहने से नहीं होता कि हिंदू जाए और वहां पे गोलियां बरसाओ और फिर बैठ कर के सिर्फ टीवी में हम भाईचारा की बात करें। भाईचारा आगे बढ़ के होता है सरवर साहब। वहां पे कम से कम आपने पहले कहा, ठीक है, धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि नहीं, सबको पद यात्रा पे जाकर के जल की व्यवस्था करनी चाहिए, गाड़ियों से नहीं। सवाल इस बात का, जो हिंदुओं ने भी वहां पे टिप्पणी किया था नकारात्मक, उसकी भी हम लोगों ने निंदा की और सरकार ने भी कार्रवाई किया उसके भी खिलाफ। लेकिन कम से कम मुस्लिम वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें उस विश्वास बहाली करना चाहिए था। जो सरकार और समाज आपको इतनी सम्मान दे रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है। आप हमारे ही धर्म पे और उत्पन्न कर रहे भाई। धार्मिक लोगों को तो छोड़ दो, उनको तो यात्रा करने दो, उनको तो स्थानीय करने दो। दसियों वीडियो है जो लोग कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मिलकर हो। स्थानीय लोग तैयार हैं, बाहर के लोग, उन दिनों जो 31 जुलाई को घटना घटी उसमें भी बाहर के लोग थे, और आज भी सरकार ने जो टाइट किया है, पूरा सीमा सील किया, ये इसीलिए किया कि आज भी डर था कि अलवर की तरफ से, इधर से, उधर से लोग जाने को आतुर थे। स्थानीय लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ संपन्न हो। बाहर के लोग हो या भीतर के लोग हो, अराजक तत्व जो भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत होना चाहिए। वो सिर्फ धर्म के स्थान है, वहां पे लोग जा रहे हैं धार्मिक ऊपर के, वहां पे नकारात्मक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वहां तो हर हर महादेव बोलते जाओ, जलाभिषेक करो, और विश्व कल्याण की, जो भगवान शिव कल्याण के रूप है, कल्याण करता है, जिन्होंने पूरे विश्व को बचाने के लिए हलाल पी लिया, बीज को धारण कर लिया, जो नीलकंठ कहलाए, आज उनपे जलाभिषेक श्रावण के अंतिम सोमवार को नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? आज तो जलाभिषेक, आप विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं महाराज। विश्व के कल्याण की बात हर संध्या में मंदिर से आवाज आती है, माइक से, विश्व का कल्याण हो, लेकिन आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो लोग मानवता के दुश्मन हैं, शांति के और अमन के दुश्मन हैं। आप बचाव भी कर रहे हैं उनका। कहां समर्थन किया चक्रपाणी? आज तक मोनू मानेसर अंदर नहीं गया। आप बोलिए ना जोर से कि उसको अंदर करो। जिसका वीडियो वायरल हो चुका है वो गौरक्षक नहीं है, वो टैक्स वसूल रहा है। देखिए बात, पूजा जी, यही बात होती है ना जी। हाँ, भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सोच से कैसे आप सरवर साहब आगे बढ़ेंगे? ऐसी सोच रहेगी तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? मतलब आप मोनू मानेसर के अभी भी समर्थन में हैं? मत सोचिए, अरे उसके काम, सर वो गौरक्षक नहीं है, उसका वीडियो आ चुका है सामने, उसके पास दसियों देश के हथियार हैं, वो कभी कुछ लहराता कभी कुछ लहराता है, वो रोज नए नए हथियार का प्रदर्शन कर रहा है सरकार की गिरफ्त से बाहर। काफी जी, अरे सरकार ने उस पे कार्रवाई भी कर दिया। पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट आ गया, कैमरे में कैद हो गए कि लोग हफ्ता वसूलते हैं। अच्छा, वो हथियार कहां से आए थे जो उस दिन चले थे सरवर साहब? ये तो मोनू मानेसर से पूछा जाएगा। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन जरा और जो वहां पर हथियार चल रहे थे उन पर भी तो बात कीजिए। जितने अवैध हथियार हैं, करने वाले कौन थे?
देखिए, हर थाने में मुखबिर होता, अवैध हथियार की फैक्ट्री चलेगी, थाने को खबर नहीं मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। तो अवैध हथियार घरों में है कहां से? सरकार का फेलियर है सरकार का बिल्कुल फेलियर, सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर। बिल्कुल लेकिन ये तो बताइए कि किसने थमाए उनके हाथ में वो हथियार? ये हम कैसे बताएंगे? जुबान यही का तो बदला, प्रशासन से शब्दों हम का पूछ बदला रहे हैं। गोलियों से दिया जाएगा क्या? मैं यही तो पुलिस से पूछ रहा शब्दों हूं का कि बदला ये हथियार गोलियों से आए दिया कहां जाएगा से? क्या? ये अवैध हथियार कैसे आए? सरकार का फेलियर है तो क्या हाथों में हथियार लेकर लोगों पर गोलियां दागना शुरू कर दे क्या? ढूंढिए ना मोनू मानेसर को, इतना ही दमखम था तो मोनू मानेसर को क्यों नहीं ढूंढ पाए? मोनू मानेसर की बजाय वहां उन अबला जो बेचारी महिलाएं वहां पर थी, मुंह से निकल गया मेरे गलती से कि अबला, मैंने महिला को बोला, आज नारी सबला है, वो सबलाएं थी वहां पर, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के मारे उनका मन थर थर कांप रहा था। उसके लिए कुछ कहेंगे उसके लिए? मैं सबके लिए यही तो कह रहा हूं कि वो कौन लोग थे, प्रशासन नहीं जिम्मेदार होगा तो कौन होगा? अरे अब जब बात है तो प्रशासन की जिम्मेदारी, वहां पर भी बोल रहे हैं प्रशासन की जिम्मेदारी। मोनू मानेसर तो अरे जरा खुद भी तो बताइए कि वहां पर कैसे पहुंचा लोगों के पास में हथियार? मोनू मानेसर के तो चलिए बड़े संबंध है, वो गौ रक्षक नहीं है, लेकिन वो जो लोग थे वो कौन थे? वो कहां से आए थे? ये सवाल हमसे क्यों आप पूछ रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफा सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ अवैध मोनू हथियार मानेसर पे लहराने बात वाले कर रहे कौन लोग हैं? आप क्योंकि सिर्फ एसपी मोनू साहब मानेसर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ डीएसपी साहब बताएंगे। देखिए, दोषियों पर बात कीजिए ना, सिर्फ मोनू मानेसर इकलौता नहीं था नहीं, वहां मैं पर। तमाम की बात कर रहा हूं। मोनू मानेसर सिर्फ इकलौता नहीं था वहां नहीं, पर जिसने इकलौता दंगा बिल्कुल नहीं, भड़काया। इकलौता होता तो कभी इस तरह के दंगे नहीं होते, सिर्फ मोनू दोनों ओर मानेसर से की बात होते। क्यों आप कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूं सबकी बात कीजिए, मोनू मानेसर की भी बात कीजिए, लेकिन और जिसका भी लोगों नाम की बात महीनों से कीजिए। चल रहा है, 6 महीने से है, आप जब छोड़े संजय हुए मिश्रा। हैं तभी तो हो रहा है, ये मेरा कहना है। तो आप ये कह रहे सिर्फ मोनू मानेसर इसके लिए जिम्मेदार है, बाकी जो हथियार वहां पे आए वो तो अपने आप पहुंच गए सपनों में। नहीं पूजा जी, मैं मेरे ऊपर बीजेपी प्रवक्ता का जो खंडन मेरे बातों का उन्होंने किया है कि एक विश्लेषक की तरह नहीं, हमने एक पॉलिटिशियन की तरह बात रखी है। नहीं साहब, जिंदल साहब, बिल्कुल मैंने एनालिसिस किया है और जिम्मेदारी आपके सरकार की ही बनती है। आप भी एनालिसिस करके देखिए। और जो आज हम बात करें कि हरियाणा सरकार की विफलता थी, मैं तो कहता हूं सरकार तो सफल हो गई क्योंकि वो सोची समझी साजिश थी। लेकिन मैं आता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी यदि इतनी हिंदुओं की बात करती है, और मैं चक्रपाणी साहब हमारे बड़े, मैं उनकी सम्मान करता हूं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद एनसीआर के तरह आता है, गाजियाबाद के अंदर मुरादनगर, मोदी नगर में तहसील में 1 लाख लोग प्रभावित 20 दिनों से धरना कर रहे हैं साहब। वो सारे के सारे हिंदू हैं, उनके संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। और आप बात करते हैं हिंदुओं की। आप ये जो मरने वाले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आपका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो वोट है। और अभी जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है वो 2024 को देख के किया जा रहा है। रही बात, मैं इसे अलग करता हूं चक्रपाणी साहब को, मैं ये हिंदुओं की बात करें, बिल्कुल धर्मगुरु हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, मैं भी हिंदू हूं चक्रपाणी साहब। मैं ये चाहता हूं, हिंदू में मैं गांधीवादी सोच की बात करता हूं। यदि हमारा संविधान जो कहता है मैं उस हिसाब से चलना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो जिम्मेदार है, यदि आज मैं ये बात कह रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी हो, पूजा जी की नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी भारत 24 को नहीं हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं। इसी तरीके से हरियाणा में सरकार यदि है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसे स्वीकार करना चाहिए कि वो विफल हुई है, या यदि वो सफलता मान रही है। मेरा आरोप है हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले षड्यंत्र कर रही है और एक संदेश देना चाहती है 2024 को चुनाव जीतने के लिए। पूजा जी, ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है बीजेपी का। क्यों? क्योंकि इनके पास एक भी बता दीजिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, रोजगार पे, व्यवसाय पे कब बात करने को तैयार हो? इनको शूट करता है ये चीजें। आप बात करके बताइए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है आपके, उत्तर प्रदेश में इतनी सफल सरकार है, यहाँ के हिंदू क्यों पीड़ित है ये बताइए? वो लोग क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? उनको उनके संपत्तियों को क्यों शत्रु संपत्ति घोषित किया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए और बोलिए जरा। आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को जरा बताइए कि वो लोग क्यों पीड़ित हैं। जिंदल साहब। पूजा जी, मैं फिर पहले तो ये मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस प्रकार की इनकी भाषा शैली है वो एक विपक्षी प्रवक्ता की भाषा शैली है। दूसरा मैं आपको ये बताना आपको सच यही लगेगा के अंदर दंगे हुए, सच यही लगेगा मिश्रा जी सुनिए, आप नहीं, बंगाल में जो हुआ उसके लिए आप कहते हैं बंगाल सरकार जिम्मेदार है, बिहार में हुआ आप झंडा लेके घूम रहे थे कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है, फिर हरियाणा में कौन जिम्मेदार है? कार्रवाई करते हुए उस पर काबू पाया और ये नहीं देखा। आपने नहीं काबू पाया, आप गलत बोल रहे हैं। काबू नहीं पाया, 6 लोगों ने अपनी जान दे दी, 6 लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं फिर दोहराऊंगी, सरकार की जिम्मेदारी है,
लेकिन आप मामून खान के बयान का जिक्र तो नहीं करते। मामून खान तो अगर आप वो भी सरकार की बीजेपी का एजेंडा जिम्मेदारी है, है, विधानसभा में बयान नहीं, है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। वो भी मैं एक हाँ, सवाल बिल्कुल पूछूं, बीजेपी अगर ये का बीजेपी एजेंडा का है, एजेंडा है तो मामून मामून खान तो खान बीजेपी के ये विधायक काम नहीं है ना। मामून खान का जो बिल्कुल बीजेपी का उत्तेजक एजेंडा बयान है। है, कांग्रेस प्रवक्ता को भी चाहिए कि मामून खान के बयान की न केवल निंदा करें बल्कि ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई राजनेता निर्वाचित संवैधानिक पद पर इस तरह का बयान जल्दी से देगा। 10 सेकंड है मेरे पास। इतना घटिया बयान, सड़क छाप वाला आप बयान दे रहे हैं। पूजा जी हाँ, संविधान एक अलाउ नहीं सेकंड। करता इस चीज दुल का साहब, कि जल्दी से। हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, संविधान के तहत देश चले। इस बयान का कोई समर्थन नहीं है। मैंने कहा कि उस बयान के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति एक गुंडे के खिलाफ दिया गया था, न कि कम्युनिटी के खिलाफ, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। दूसरी बात, आपने हथियारों वाली बात कही थी, मैं गुड़गांव के जो एमपी साहब हैं हमारे, राव इंद्रजीत साहब, उनको ही कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लोग यात्रा में गए थे उनके पास में हथियार कहाँ से आए। ये राव इंद्रजीत साहब का, इनकी अपनी खुद की सरकार से, जो केंद्र के मंत्री है, खुद की सरकार से प्रश्न है। तो ये जो हथियार वाला प्रश्न आपने पूछा था, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जिन वहां पे लोकल थे, जिनके पास हथियार थे, वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और यात्रा में जो लोग ये हाई क्लास हथियार लेकर के गए थे वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये पूरी तरह से साजिश करके बिल्कुल होना चाहिए ये इन्वेस्टिगेट। वक्त नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, और गुजारिश ये है कि लोग आपसी भाईचारे को कायम रखें। अगर कोई आग लगाने की कोशिश भी करे तो वहां पर पेट्रोल नहीं बल्कि पानी लेकर जाइए, ताकि ऐसे लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो एकदम चकनाचूर हो जाए।